हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड पियोन का जो क्वेश्चन हुआ है शिफ्ट 2 में उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, इस चारों ऑप्शन में कौन सर्वनाम है? तो इसका आंसर होगा कौन। यहाँ पे कौन जो है वो सर्वनाम है, क्योंकि नींद क्या है, ये एक संज्ञा है। उसी तरह रोग भी एक संज्ञा है और सफाई भी संज्ञा है, जबकि कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कब, ये एक प्रश्नवाचक है। किन है, ये भी प्रश्नवाचक है। कहाँ, ये भी प्रश्नवाचक है। उसको प्रश्नवाचक नहीं है। उसको एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे विशेषण किसे बोलते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो संज्ञा क्या है? लड़का है। इसकी विशेषता बताया जा रहा है। क्या है विशेषता? कि ये लंबा है। तो यहाँ पे लंबा क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण क्या है? तो अग्नि का विशेषण क्या होगा? आग्नेय। अग्नि क्या है? संज्ञा है और इसका विशेषण रूप आग्नेय होता है, जैसे आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा गोधूम। गोधूम संस्कृत का शब्द है जिसका तद्भव रूप गेहूं होता है। अन्य शब्द तद्भव या विदेशज है, जैसे कि पड़ोसी क्या है? ये तद्भव है। बहु, शहीद, ये सब भी तद्भव या विदेशज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो यह एक योग रूढ़ शब्द है। दशानन को अगर हम पूरा लिखेंगे तो ये होगा, 10 है आनन जिसके, 10 मुखों वाला। का अर्थ इसका क्या निकलेगा? रावण निकलेगा। जब कोई यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तो उसे योग रूढ़ करते हैं। तो इसलिए दशानन क्या है? एक योग रूढ़ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुनें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। उसे क्या? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। नेक्स्ट है, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ और न मानने वाले को कृतघ्न बोलते हैं। ये इसका विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट है, जो आँखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा प्रति प्लस अक्ष, आँखों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। दया क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में पुस्तक कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण कारक है। मेज पर स्थान का बोध करा रहा है। में और पर अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं, ये याद रखना है। में और पर ये अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। नेक्स्ट है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो आपादान कारक की विभक्ति से, लेकिन इस से में क्या होता है? अलग होने के अर्थ में इसे यूज किया जाता है, ना कि संबंधित होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करें। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का खाली स्थान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो उन्मेष नहीं कर सकता। उन्मेष का अर्थ क्या होता है? उन्मेष का अर्थ है प्रकाश में लाना या विकास करना। पुस्तकीय ज्ञान मौलिक प्रतिभा का विकास नहीं कर सकता है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशय खाली स्थान के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। तो अतिशय यहाँ पे क्या होगा? हर्ष। अतिशय हर्ष का मतलब अत्यधिक खुशी। अत्यधिक खुशी के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। श्रृंगार, दूसरा है श्रृंगार,
और इसके बाद है सिंगार और एक सिंगार। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा श्रृंगार। कुछ लोग इसको टिक कर सकते हैं पर ये गलत होगा, क्योंकि जो श्री है ये बना है आधा तालाबे स प्लस री से, तब जाके बनता है श्री। अक्सर लोग स्र जो है ये, जिसमें पहले से र लगा होता है कि नीचे फिर से री लगा देते हैं। व्याकरण की दृष्टि से एक ही वर्ण में र और री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। तो जो ये स्र है, स्र का अर्थ है स प्लस र। उसी तरह श्री का अर्थ है स प्लस री। तो एक कन्फ्यूजन ये श्रृंगार है। श्रृंगार इस शब्द का तद्भव रूप है, जो बोलचाल में सही हो सकता है लेकिन शुद्ध वर्तनी में नहीं हो सकता। शुद्ध वर्तनी में हमेशा तत्सम वाले शब्दों को ही प्राथमिकता दी जाती है, तो श्रृंगार आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, श्रुति लिपि और श्रुत लिपि। तो एक्चुअल वर्ड होगा श्रुत लिपि। लिपि ध्यान रखना है, इसमें पी और ली में छोटी ई का मात्रा है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होगा। चूँकि श्रुत एक्चुअल वर्ड है न कि श्रुति, तो डी ही सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद करना है। निष्फल, निष्फल का क्या होगा? नि जोड़ फल, निष्फल। नेक्स्ट, यह विसर्ग संधि है, विसर्ग के बाद फ आने पर विसर्ग स में बदल जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय, सूर्योदय यह एक गुण संधि है, इसमें होगा सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। तो ऑप्शन 19 का डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त समास चुनना है। राजपुरुष, सॉरी राजपुत्र, तो राजपुत्र का समास क्या होगा? ये तत्पुरुष होगा। कैसे? राजपुत्र को क्या लिख सकते हैं? राजा का पुत्र। यहाँ का संबंध तत्पुरुष से है जो कि लुप्त है, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर, पीताम्बर कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है। इसको क्या लिखते हैं? पीला है अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र जिसका, अर्थात किसके बारे में बात हो रही है? कृष्ण या विष्णु जी के बारे में बात हो रही है। किसी तीसरे पद की प्रधानता होने के कारण यह बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से करना है। कोमल, कोमल का अर्थ क्या होगा? कठोर होगा। उसी तरह अथ, अथ का अर्थ प्रारंभ और इति का अर्थ है समाप्त, तो इसका आंसर क्या होगा? इति होगा। ईश्वर, ईश्वर का क्या होगा? देवराज होगा। विपरीत हम सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो परमात्मा, जगदीश, प्रभु और देवराज, इसमें से कौन ईश्वर के काफ़ी निकट है? तो देवराज इंद्र का पर्याय है और परमात्मा, जगदीश और प्रभु ईश्वर के पर्याय हैं। तो चूँकि पर्यायवाची नहीं शब्द चुनना है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है गंगा, इसमें भी हमें पर्यायवाची नहीं जो है उसका ढूंढना है। तो गंगा को किस किस नाम से जानते हैं? जानवी, मंदाकिनी और भागीरथी के नाम से गंगा को जाना जाता है। कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची है, यमुना नदी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पर्यायवाची शब्द नहीं वाला ढूंढना था 24 और 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26-27 के लिए निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। उपसर्ग जो पहले शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो इस केस में अध्यक्ष को क्या लिख सकते हैं? अधि जोड़ अक्ष, अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रतिकूल, प्रतिकूल को लिख सकते हैं प्रति जोड़ कूल, तो प्रति यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए, जो पीछे शब्द के पीछे जुड़ के उसका अर्थ बदलते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो लिखावट में क्या होगा? लिख जोड़ आवट, लिख जोड़ आवट को हम बोल देंगे लिखावट, तो यहाँ पे आवट क्या है? प्रत्यय है।
माधुर्य, मधुर जोड़ य, माधुर्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से चुने। अंग अंग फूले न समाना, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले न समाना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। आँख खुलना का मतलब क्या होता है? ज्ञान होना। आँख खुलना अर्थात वास्तविकता का पता चलना या ज्ञान होना को हम बोलते हैं आँख खुलना। नेक्स्ट है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रीयता। राष्ट्र संज्ञा से भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता बनती है, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक शब्द पूरी शिक्षक जाति का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के अशुद्ध भाग को दिए गए विकल्पों में से चुनना है हमें। समय का सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सदुपयोग। शुद्ध वाक्य ये होगा कि समय के सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पे जो का है के का स्थान पर के होगा। समय का के स्थान पर समय के सदुपयोग से, सॉरी आंसर ये नहीं, ये गलत है, ये ऑप्शन। तो समय के सदुपयोग से, तो समय के सदुपयोग से, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक न एक वस्तुओं से प्रेम हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ये शुद्ध रूप इसका क्या होगा? प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जाता है या उसकी वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, ना कि एक न एक। ये कोई मतलब सेंटेंस सही नहीं है, ये वस्तु मेल जो खा रहा है अशुद्ध है। एक न एक के बजाय लिखेंगे हम प्रत्येक वस्तुओं से प्रेम हो जाता है। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की प्रत्येक वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो गया सी। सॉरी यहाँ पे सी नहीं लिखा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू मेक द सेंटेंस गिवन बिलो मीनिंगफुली कंप्लीट। आई एम कन्विंस्ड ब्लैंक ही विल फेल, तो 36 का आंसर क्या होगा? दैट। आई एम कन्विंस्ड दैट ही विल फेल। कन्विंस दैट का यहाँ पे प्रयोग होता है किसी फैक्ट को या विश्वास को परिचय कराने के लिए, कि मैं पूरी तरीके से कन्विंस हूँ कि वो फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, तो दैट होगा। नेक्स्ट है, दिस डेज एवरीबॉडी कंप्लेन्स करप्शन इन पब्लिक लाइफ। यहाँ कंप्लेन के स्थान पे फिल इन द ब्लैंक हमें भरना है। दिस डेज एवरीबॉडी कंप्लेन्स क्या होगा यहाँ पे आंसर? 37 का होगा अबाउट। दिस डेज एवरीबॉडी कंप्लेन्स अबाउट करप्शन इन पब्लिक लाइफ। कंप्लेन्स अबाउट ए प्रॉब्लम और सिचुएशन यूज होता है। नेक्स्ट है, द कमिटी हैज़ टू सबमिट इट रिपोर्ट्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा 2 मंथ्स, तो क्या होगा आंसर? 38 का बी होगा, विद इन 2 मंथ्स, यानी 2 महीने के भीतर हमें कमिटी को रिपोर्ट अपना सबमिट करना होगा, तो आंसर क्या होगा? विद इन 2 मंथ्स। नेक्स्ट है, ही वॉज सरप्राइज्ड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है द न्यूज़। ही वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज़ होगा, ये एक स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर 39 का बी हो जाएगा। द पेंटर क्लाइंब द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ क्लाइंब के बाद हमें प्रीपोजिशन यूज करना है। द पेंटर क्लाइंब ऑन द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। आंसर क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे क्लाइंब चूँकि सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, तो ऑप्शन होना चाहिए अप, क्लाइंब अप द ट्री, जैसे क्लाइंब अप द ट्री, क्लाइंब अप द लैडर, तो यहाँ पे अप का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 41 का हमें देखना है कि कौन सही है। तो ज्वेलरी ये गलत है, इसका जो असली सही होगा ज्वेलरी ऐसे होगा, JEWELRY। डेफिनीशन ये भी गलत है, DEFINITION होगा। स्क्रैम्बल ये सही है। एक्सेप्टेंस ये भी गलत है, यहाँ पे ई के जगह पे क्या होगा? ए होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। उसी तरह देखना है कंसिस्टेंसी,
इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है सेंसेशन, 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 सेंसेशन। तो ये सेंसेशन है, ये सेंसेशन है, तो ऑप्शन 43 का क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है 44 पेडेस्ट्रियन, तो इसका आंसर होगा पेडेस्ट्रियन, सॉरी डी नहीं पी होगा इसका, पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, समवन वॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का आंसर होगा स्टैग्नेशन, STAGNATION। नेक्स्ट है चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड और प्रोवर्ब्स। द क्रक्स ऑफ द मैटर, तो क्रक्स ऑफ द मैटर्स का मतलब होता है कि किसी मुद्दे का खास निर्णायक बिंदु, यानी उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको बोलते हैं, यानी 46 का क्या होगा? ए होगा। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि जो बोलने में निपुण हो, जो बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानता हो, किसी को भी बोल के अपने बातों में ले लेता हो, उस पर अपना अच्छा प्रभाव डालता हो, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। तो इसका आंसर होगा हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। नियरेस्ट मीनिंग का मतलब हो गया कि हमें इसका सिनोनिम देखना है। तो यहाँ पे दिया है हिंड, हिंड का मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा, रियर का मतलब भी क्या होता है? पीछे वाला हिस्सा, फ्रंट का सामने, फर्स्ट पहला, नियर नज़दीक, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अधेयर, अधेयर का मतलब होता है किसी नियम या का पालन करना बहुत ही सख्ती के साथ, उसके साथ चिपक के उस नियम को मानना, तो आंसर क्या होगा? कंप्लाई करना। कंप्लाई मीन्स भी वही होता है जो अधेयर्स का मतलब होता है, टू स्टिक टू और फॉलो रूल्स। नेक्स्ट है चूज द ऑल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? ओपक, ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो हेजी मतलब धुंधला, डल मतलब भी धुंधला होता है, फ्रॉस्टी बर्फीला, क्लियर का मतलब होता है साफ, यानी इसका आंसर होगा ओपेक का 50 का डी। क्यों? क्योंकि हमें ऑपोजिट देखना है, ऑपोजिट का मतलब ये इसमें नहीं दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट है अब जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके बाद वो सारे मैथ के क्वेश्चंस हैं, टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे। पहला है रीता एवं सीता के धनों का अनुपात 7:15 है एवं सीता एवं कविता के धनों का अनुपात 7:16 है। यदि रीता के पास 490 रुपये हो तो कविता के पास कितना धन है? तो देखिए रीता के लिए आर मान लेते हैं, सीता के लिए एस और सीता और कविता के लिए के। रीता और सीता के धनों का अनुपात दिया है 7:15, सीता एवं कविता के धनों का अनुपात दिया है 7:16। यदि रीता के पास 490 रुपये हैं तो कविता के पास कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अनुपात चाहे तो बराबर करके लिख सकते हैं आर एस के, या फिर बिना उसके भी हमारा हो जाएगा। देखिए 490 रुपये है रीता के पास और अनुपात में कह रहा है कि उसके पास 7 यूनिट है, यानी कि 7 किसके बराबर होगा? 490 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 70 के। हमें निकालना किसका है? कविता का। कविता का निकालने के लिए हम क्या करना होगा? पहले तो सविता का निकालना होगा। तो ऐसा करते हैं, ये 15 किसके बराबर होगा? 70 गुने 15 के, यानी सविता के पास इतना धन है। अब यहाँ पे देखिए सविता के पास इस अनुपात में क्या कह रहा है कि 7 धन है, तो 7 बराबर होगा 70 गुने 15 के, तो 1 बराबर होगा 10 गुने 15 के। हमें निकालना कितना है? 16 का, तो 16 गुने 10 गुने 15, तो इसको गुणा करने पे क्या मिलेगा? 15 में 16 से करते हैं, 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, 15 कम 15 9 24 और 1 0 यहाँ से, तो 2400 रुपये आंसर हो जाएगा। कविता के पास धन है। दूसरा है कि आप एस वाले अनुपात को बराबर करके आर अनुपात एस अनुपात के निकाल लेंगे और वहाँ से हम आसानी से अपना के का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट है ए किसी काम को 12 दिनों में संपन्न करता है, बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा 60% अधिक है, तो उस काम को बी कितने दिनों में संपन्न करेगा? देखिए ए की अपेक्षा 60% अधिक है, यानी कि 60% को क्या लिख सकते हैं? 20 3 60, 20 25 और 3/5 ले सकते हैं। यानी कि यदि ए का कार्य क्षमता
5 है तो बी का कितना होगा 8 होगा, क्योंकि 60% अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है, तो वही तरीका ए बी, यहाँ पे डे और यहाँ पे इफ़िशियंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, यानी कि एक दिन वो कितना यूनिट काम करता है। ए कितना कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 8। प्रश्न में दिया है ए 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, इन दोनों का वर्क निकालेंगे तो कितना होगा 12 × 5 = 60 यूनिट। 60 में 8 से हम भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, 56 4 यानी कि 7.1/2, या फिर इसको ऐसे कटा ले 30 4 15 2, तो 7.1/2 इस केस में भी आएगा। तो आंसर होगा बी, यानी कि 7.5 दिन में बी काम खत्म कर लेगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंचता है और फिर उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वापस घर लौटता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। जिसने भी पहला शिफ्ट दिया है और पहले शिफ्ट का क्वेश्चन करके गया है, सेकेंड शिफ्ट सेम उसी पैटर्न पर है एग्जैक्टली, बस डेटा अलग अलग है। पिछले वाले शिफ्ट में देखिए यहाँ पे 50 कर दिया था और यहाँ पे 45 कर दिया था, तो लगभग हर एक क्वेश्चन में पीछे वाला जो किया वो टाइम एंड वर्क का ऐसा ही था, और इसके आगे का जो भी प्रश्न होगा वो बिल्कुल पहले शिफ्ट के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है। तो सेकेंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा। तो हम प्रश्न देखते हैं, हमें औसत चाल निकालना है। तो ए से बी कोई जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा में समय, कुल दूरी बटा में कुल लिया गया समय। तो मान लेते हैं टोटल इनके बीच का डिस्टेंस जो है d है, तो d जाने में और d आने में यानी 2d डिस्टेंस लिया है इन्होंने। अब समय निकालना है तो a से b जाने में कितना समय होगा, टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस यानी दूरी बटा चाल, तो ये हो गया d/60 और उधर से आने में d/30 जैसा कि प्रश्न में बोला है। अगर नीचे से d कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा एक एक बार में, तो ये ऊपर बचेगा 2/1/60 प्लस 1/30। अब क्या करेंगे 60 का एलसीएम लेंगे तो 1 2 हो जाएगा, ये 2/3, 60 ऊपर चला जाएगा, 3 20 से 60 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड औसत चाल से वो गया है। 53 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? वही तरीका है, दूध और पानी 10% पानी है। 10% का मतलब क्या होगा 1/10, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 10/100 यानी 1/10, यानी कि टोटल अगर 10 लीटर का सोल्यूशन है, मिश्रण है, तो उसमें 1 लीटर पानी है, बाकी 9 लीटर क्या है दूध है। 9 और 1 कुल मिला के 10। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करना है। 20% का मतलब क्या है 1/5 करना है। ठीक है, 1/5 का मतलब ये है कि टोटल मिश्रण 5 है, उसमें से पानी 1 है तो दूध कितना होगा 4 होगा, तो दूध 4 हो गया, पानी 1 हो गया। बोल रहा है पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि दूध के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। चूँकि दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो ये रेशियो साइड वाला बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे और इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे। अब नया जो होगा हमारा 9 चौके 36, 4 9 चौके 36 9। देखिए दूध बराबर हो गया, दूध को हमने छेड़छाड़ किया भी नहीं था। पानी में हमने कुछ किया था तो ये कितने का चेंज आया है 5 यूनिट का आया है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना है 40 यूनिट। 40 यूनिट किसके बराबर है 40 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 1 के बराबर होगा, तो चूँकि 5 का निकालना है तो 5 यूनिट 5 लीटर के बराबर होगा। तो 54 का क्या होगा आंसर ए हो जाएगा। इसका बेसिक तरीका भी है, आप चाहें तो कर सकते हैं। 40 लीटर में 10% पानी है का मतलब है कि पानी कितना हो गया 4 लीटर हो गया। ठीक है, तो दूध कितना होगा 36 लीटर होगा। अब कह रहा है कि हमें कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए कि 20% पानी हो जाए और दूध 80% हो जाए। तो मान लेते हैं 4 लीटर पानी में हमने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो दूध में भी, और तो टोटल विलयन हमारा कितना था 40 हो था, तो 40 + 1 हो जाएगा,
तो ये 20/100%, टोटल विलयन का 20%। यहाँ से कितने हो जाएगा 1/5, और यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें 5 लीटर मिल जाएगा। दोनों तरीका हो सकता है। पिता एवं पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है। फादर और सन का अनुपात 4:1 है। उनके उम्र का गुणनफल दिया है 196। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? देखिए, फादर का मान लेते हैं कितना है, मध्य अनुपात अगर x मानेंगे तो फादर का उम्र हो गया 4x और सन का हो गया x। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 4x इंटू x बराबर 196 प्रश्न में दिया है। तो 4x² बराबर 196, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 1 2 8 16, 2 से 49 दूनी 98। तो x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। यानी कि फादर का उम्र हो गया 28 और बेटे का हो गया 7। अब बोल रहे हैं 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात निकालना है। तो 5 वर्ष बाद फादर कितना हो जाएगा? 28 7, 28 5 33, और ये कितना हो जाएगा? 7 5 12, तो 33:12। 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 11 3 33, यानी 11:4 हमारा आंसर हो जाएगा 55 का बी। नेक्स्ट है, एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, यानी 0.4 बढ़ा है। बल्लेबाज द्वारा 91वीं पारी में बनाए गए रन की संख्या कितनी है? इसका एक शॉर्ट तरीका है, दूसरा बाकी आप लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ये है कि 91वीं पारी का जो रन होगा, पारी के रन बराबर होगा नया औसत प्लस पुरानी पारियां गुणे औसत वृद्धि या कमी। तो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है कितने का? 0.4 का वृद्धि हो रहा है। तो नया औसत कितना था? 60 था। पुरानी पारियां कितनी थी? 50 थी। वृद्धि कितना हुआ है? 0.4 का। तो ये हो गया 60 प्लस 5 चौके 20, यानी कि ये 20 हो जाएगा। तो ये 80। टोटल कितना रन 91वीं पारी में बनाया था? 80 रन। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो दूसरा ये हो सकता है कि मान लेते हैं 91वीं पारी में उसने x बनाया था, यानी कि A1 से लेके A50 तक की जो पारी खेली है उसमें उसने औसत रन कितना बनाया था? 59.6। यहाँ पे 59.6 दिया है। ये बढ़कर 60 हुआ है। कब? 91वीं पारी में रन बनाने के बाद 60 हुआ है। अब देखिए, अब कह रहा है कि A1 से लेकर A50 था और एक 91वीं पारी यानी x आया। अब इनका जब हमने औसत लिया तो ये हो गया 60 प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें x निकालना है। तो हमें यहाँ से A1 to A50 क्या 59.6 इंटू 50 लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे A1 से A50 प्लस x बराबर 60 इंटू 51। अब क्या करेंगे? इसका मान इसमें रख देंगे। कितना है? 59.6 गुने 50 प्लस x बराबर 60 गुने 51। तो x बराबर क्या होगा? 60 गुने 51 प्लस माइनस ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस 59.6 गुने 50। तो इसको लिखेंगे 60 प्लस 60 गुने 50। मैंने 51 को 50 + 1 में बांट दिया है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। और यहाँ से हो जाएगा 60 प्लस 60 माइनस 59.6 इंटू 50, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे आया है 60 + 20 बराबर 80। नेक्स्ट देखिए, 12,500 रुपये की कोई धनराशि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 15,500 हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है? देखिए, पहले ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज कितना होगा? जो हमारा आया है कुल धनराशि 12,500 रुपये से, सॉरी, जो हमारा मूल धन यहाँ पे मिश्र धन आया है 15,500 रुपये में से हम क्या करेंगे? मूलधन को घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, जो कि बराबर होगा किसके? 3,000 रुपये के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है? दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100। P क्या है? मूलधन, दर समय। अब यहाँ पे 3,000 रखे रहते हैं। P हमें दिया है 12,500 गुने R हमें निकालना है, और T हमें 4 वर्ष दिया है बटे में 100। 1 2 0 कैंसिल हो गया, 25 5 125,
और 25 8 200, 25 7 100, ये सीधा 25 से कम 25, इससे जाएगा 5 0 5 0, 25 दूनी 50 0, फिर 5 से इसको कटाइए तो ये होगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर इसको 4 से कटाइए, 4 छके 24, तो आर बराबर कितना मिला हमें 6% दर हो गया आंसर। नेक्स्ट है, एक राशि को साधारण ब्याज की 2% दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, तो यह राशि कितनी है। ये ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज पर किया गया है, क्योंकि साधारण ब्याज पर किया गया है तो 1 वर्ष का जो दर है 2% है, तो 2 वर्ष का कितना होगा 4%। और बोला है कि यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए किया जाता, यानी कि 3% गुणे 2 साल के लिए किया जाता, तो ये कितना हो जाता 6% अधिक ब्याज मिलता हमें। अधिक किया है हमने इस 2% के अलावा, यानी टोटल कितना इंक्रीमेंट किया है 5% सोच के चल रहा है ये। अब देखिए 6% का जो हमें मिल रहा है वृद्धि, वो किसके बराबर होगी, वो 72 रुपये के बराबर होगी। तो 1% किसके बराबर होगा 12 रुपये के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, तो ये 1200 रुपये के बराबर होगा। तो आंसर क्या हो गया 58 का ए हो गया। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम अंक का 33% प्राप्त करने हैं। उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसने 125 अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंक से फेल हो गया है। यानी कि अगर 40 अंक उसको मिल जाता इस 125 में तो पास हो जाता। और प्रश्न में कह रहा है कि पास करने के लिए 33% चाहिए, यानी कि 33% बराबर होगा किसके 125 प्लस 40 के, यानी कि 165 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1% बराबर क्या होगा 165 बटे में 33। तो 11 3 33, 11 एकम 11, 11 पाँचे 55, 3 पाँचे 15, 5 बार में कट गया। 100% यानी कि पूरा मार्क्स उसका कितना होगा, तो ये हो जाएगा 500 का। तो आंसर ए। नेक्स्ट है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। देखिए ए अनुपात बी दिया है हमें 5:6, और 6 वर्ष बाद कितना हो गया है 6:7। कितने वर्ष बाद हुआ है 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो 7 5 35, और ये हो जाएगा 6 6 36, और ये 6 6 36 और 6 7 42। तो ये कितना हो गया, माइनस चिन्ह को हम छोड़ देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 6, यानी 1 यूनिट 6 के बराबर है। तो ए का एज कितना हो गया 5 गुने 6 30, और बी का 6 6 36। प्रश्न पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। वर्तमान आयु 36 वर्ष है, तो 36 में से अगर 5 घटा देंगे तो 5 साल पहले की उम्र निकल जाएगी, जो कि 31 के बराबर होगी। तो 60 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3200 रुपये को ए बी सी में क्रमशः 3:5:8 में विभाजित किया जाता है। तो बताना है हमें कि बी और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। तो बी और सी के हिस्सों में कितने का अंतर दिख रहा है, 3 का अंतर दिख रहा है, राइट। इसको देखिए पहले, 8 5 13 13 3 16, 16 यूनिट किसके बराबर होगा 3200 रुपये के बराबर होगा 3200। तो एक किसके बराबर होगा 16 दूनी 32, 200 के बराबर होगा। हमें निकालना कितना था 3 का, तो 3 किसके बराबर होगा 600 के बराबर होगा। तो आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इससे 4% की हानि होती है तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 288 में अगर बेच रहे हैं हम तो 4% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है x है, ठीक है। तो x का 4% लॉस हो रहा है, यानी कि 96% में बेचा है। तो किसके बराबर बेचा है 288 रुपये के बराबर बेचा है। तो ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 96 या 288, तो x बराबर कितना हो गया 300 हो गया, यानी CP यानी क्रय मूल्य हमें मिल गया 300।
अंकित मूल्य कितना है 15, तो घटा देंगे अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य 15 बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, हमें प्रतिशत मिल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पचे 15, यानी कि 5% बढ़ा करके अंकित मूल्य रखा गया था। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य 275 रुपये अंकित किया जाता है। दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। दुकानदार को कुल 4.5% का लाभ होता है। दुकानदार को उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ा था, यानी कि हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो अंकित मूल्य कितना है 275, उस पर 5% की छूट दे के उसे बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा 275 का 95%। ठीक है, अब कह रहा है कि दुकानदार को 4.5% का लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा CP है, तो 4.5% का लाभ का मतलब 104.5% में वो सामान बेच रहा है। और चूंकि हम कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य किसके बराबर है, इसके 275 गुने 95/100 के बराबर है। तो यहाँ सब निकाल लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 19 5 95, 5 दूनी 10, 5 9 45 कैंसिल हो जाएगा ये। फिर 19 एकम 19, 19 एकम 19, फिर 11 से ये घटेगा तो 11 दूनी 22, 11 5 55, चूँकि यहाँ पे एक दशमलव था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो CP कितना हो गया हमारा 250 रुपये, आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट है, ABC एक कार्य को 24 दिन, 32 दिन तथा 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A, B और C एक काम खत्म करता है डे 24, 32 और 64 दिन में। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। A 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा B कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, मान लेते हैं यह कार्य 100 दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। इसके लिए हमें इसका LCM निकालना होगा। देखिए 32 64 का LCM तो 64 हो जाएगा, हमें इसके साथ निकालना है। तो इसमें से जो 3 एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई कर देंगे 64 में, तो 192, यानी कि 192 यूनिट हमारा क्या है टोटल वर्क है। 192 में 64 से भाग देंगे तो 24 से भाग देंगे तो कितना होगा ये 3 8 24, 8 8 24, तो 24 8 192। फिर 32 में इससे भाग देंगे तो कितना होगा ये 64 गुने 3 का है तो ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 हो जाएगा और 64 3 92 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकल गया, यानी A एक दिन में 8 यूनिट, B 6 यूनिट और C 3 यूनिट काम करता है। अब कह रहा है, हमने कहा कि 1 दिन टोटल काम हुआ है। A 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी A कितना दिन काम करता है 6 दिन काम करता है। एक दिन में 8 यूनिट तो 6 दिन में 8 गुने 6 यूनिट प्लस। अब B का देखिए, B कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी B कितना दिन काम किया है x माइनस 6 दिन काम किया है। टोटल काम हुआ है x दिन में कंप्लीट, और काम कंप्लीट होने के 6 दिन पहले ही B चला गया है, यानी B ने x माइनस 6 दिन काम किया है। एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो 6 गुने x माइनस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। उसके बाद C के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, यानी कि C ने अंत तक काम किया होगा, यानी C का 3 गुने x हो जाएगा, बराबर किसके होगा 192 यूनिट टोटल वर्क है। तो ये देखिए 3 से जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, 3 एकम 3, 64 3 192, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 2x माइनस 12 प्लस x बराबर 64। ये 2x प्लस x 3x हो जाएगा, 16 में से 12 गया 4 बराबर 64, तो 3x बराबर हो गया 60, तो x बराबर कितना होगा 20, यानी कार्य कितने दिन में ख़त्म हुआ था 20 दिन में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बटुए से कुल रकम का 1/5 हिस्सा निकाल लिया गया, शेष का 1/12वां हिस्सा 7 रुपये 40 पैसे हैं। तो बटुए में शुरुआत में कुल कितने रुपए थे, मान लेते हैं बटुए में शुरुआत में कुल 100 रुपये थे। इसका 1/5वां हिस्सा निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4/5 बचेगा। फिर जो बचा है शेष है उसका 1/12वां हिस्सा 7 रुपये 40 पैसे है, यानी 1/12 बराबर कितना होगा 7 रुपये 40 पैसे। 40 पैसे को हम रुपए में बदल देते हैं 100 से भाग देके, तो ये हो जाएगा 0.4।
अब देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये हो गया x/15 बराबर ये होगा 7.4। तो x बराबर कितना होगा, 15 जो कि 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 15 7 105 और ये 6, 111। यानी कि बटुए में कुल कितने रुपए थे, 111 रुपये थे। नेक्स्ट, यदि किसी सवारी ट्रेन की चाल उसकी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी। ट्रेन की सामान्य गति कितनी है। मान लेते हैं सवारी ट्रेन की जो चाल है, सामान्य चाल है, वो v है और बाद में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, v प्लस 10 घंटे बढ़ा दी जाती है। बढ़ाने की वजह से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेती है। तो जब सामान्य चाल से चल रही थी तो मान लेते हैं t समय ले रही थी, t घंटा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में। जब v प्लस 10 से चलेगी तो कह रहा है कि 3 घंटा कम समय ले रही है, कितनी दूरी तय करने में, 360 में। तो यहाँ से हम एक समीकरण लिख सकते हैं कि 360 बराबर क्या होगा, v इंटू टी, और यहाँ पे होगा 360 बराबर v प्लस 10 इंटू टी माइनस 3। 360 बराबर है तो वी टी बराबर क्या होगा, v प्लस 10 इंटू टी माइनस 3। यहाँ से लिखेंगे वी टी प्लस 10t माइनस 3v माइनस 30। वी टी से वी टी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या मिला है, हमें मिला है 10t माइनस 3v प्लस बराबर 30। ये पहला समीकरण मिल गया। दूसरा देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना क्या है, सामान्य गति निकालना है। तो t को रिप्लेस कर देते हैं। t बराबर कितना होगा, 360 बाई v। तो इसको लिख देते हैं 10 इंटू 360 बाई v माइनस 3v बराबर 30। तो 3 दहा में 30, 3 एकम 3 और ये 120 बार में कट गया। मैंने 3 सब में कॉमन था, कटा दिया। ये हो गया 1200 माइनस v स्क्वायर बराबर 10v, v से मल्टीप्लाई कर दिया तो v स्क्वायर माइनस 10v माइनस 1200 होगा बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य फार्मूला से यूज करेंगे आप। तो v बराबर क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 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 मिलकर हो जाएगा प्लस 4ac यानी कि बरचौक 4800 बटे में 2a यानी कि 2 हो जाएगा। तो 10 प्लस माइनस 48 एक 4900, 4900 का स्क्वायर रूट होगा 70 बटे में 2। तो 10 70 10 80, 80 बटे में 2 40 हो जाएगा और एक स्पीड नेगेटिव में आएगा -30। तो ये स्पीड नेगेटिव होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो गया हमारा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर आ गया। और भी आसान तरीके हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 65 छात्र हैं, इनके बीच 39 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे एवं प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। मान लेते हैं लड़कों और लड़कों की संख्या है x, लड़कियों की संख्या है y। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 65 दिया है। 65 छात्र हैं, छात्र का मतलब लड़की और लड़का दोनों। अब बोल रहा है 39 रुपये बांटना है, और बांट कैसा रहा है, पैसे जा रहे हैं उसके पास, न कि रुपये। तो 39 रुपये को हम 39 पैसे में बदल दे रहे हैं, 3900 पैसे हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक लड़का को कितना मिल रहा है, 80 पैसे। तो x लड़के को 80x मिलेगा, उसी तरह y लड़की को 30y मिलेगा। ये किसके बराबर होगा, 3900 पैसों के बराबर होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 8x प्लस 3y बराबर 390। हमें निकालना क्या है, लड़कों की संख्या निकालना है, यानी y को हटाना हुआ। तो y बराबर क्या होगा, 65 माइनस x। इस y को यहाँ पे ला के रख देते हैं। तो 8x प्लस 3 इंटू 65 माइनस x बराबर 390 हो जाएगा। ये होगा 8x प्लस 5 3 15 6 3 18 19 माइनस 3x बराबर 390। 8x में से 3x जाएगा तो 5x, और 390 में से 195 जाएगा तो 195 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 5 3 15 बचेगा 4, 5 9 45, यानी कि 39 लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है।
किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, 96 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, तो हमें इसे क्रय मूल्य में पहले क्रय मूल्य निकालना होगा। यहाँ से 20% लाभ कमाता है, यानी कि एक जो क्रय मूल्य है उसका 120 किसके बराबर है, 96 रुपये के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, बराबर है 96, तो हमें मिल गया x बराबर कितना, 80 रुपये। यानी जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य कितना है हमारा, 80 रुपये है। अब देखिए, शुद्ध घी 100 रुपये प्रति किलो है, वनस्पति घी 50 रुपये प्रति किलो है। इन दोनों को मिलाया है और 80 किलो रुपये हो गया है उसका क्रय मूल्य। 80 में से 50 गया 30, 100 में से 80 गया 20, तो 3:2 में उसने मिलाया होगा। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक HR कंपनी 48 लोगों को नौकरी पर रखती है, जिनमें से 45% पुरुष हैं और पुरुषों में 60% या तो 25 वर्ष के या उससे बड़े हैं। HR कंपनी में ऐसे कितने पुरुष नौकरी पर हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है। तो इसमें दो तरीके के लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है और एक ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा है। यहाँ पे बोला है टोटल लोग कितने हैं, 4800 हैं, ये मान लेते हैं x हैं और ये इनकी संख्या y है। तो x प्लस y बराबर दिया है हमें कितना, 4800। 45% इसमें क्या है, पुरुष हैं और पुरुषों में 60%। अब देखिए 4800 का इस समीकरण को हटा देते हैं। 4800 जो हमारे पास लोग हैं उसका 45% क्या है, पुरुष हैं। तो 45% निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल। 48 गुने 5 गुने 9 लिख सकते हैं इसको कैलकुलेशन के आसानी से। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 के 20 4 24 गुने 9, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, यानी कि 2160 पुरुष हैं। अब इस पुरुष में 60% क्या हैं, 25 वर्ष या उसके बड़े हैं। तो 40% क्या होंगे, 25 वर्ष से छोटे होंगे। तो 2160 का हम 40% निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 21 चौके 84 2 86, यानी 864 लोग हैं जिनकी उम्र 25 से कम है। नेक्स्ट है 18,750 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले यदि पहले वर्ष में वार्षिक ब्याज की दर 4% हो एवं दूसरे वर्ष में 8% हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मूलधन दिया है 18,750, मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन बराबर होगा मूलधन यानी कि अमाउंट या प्रिंसिपल बोल सकते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस एक बार 4% का इसमें ब्याज लग रहा है और दूसरे साल 8% का। हमें मूलधन दिया है 18,750, ये हो जाएगा 104/100 और ये हो जाएगा 108/100। अब इसमें से यदि हम मूलधन घटा देंगे 18,750 तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। 18,750 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 104 गुने 108/100 गुने 100 माइनस 1। 18,750 गुने ये हो गया 104 गुने 108 माइनस 100 गुने 100/100 गुने 100। इसका गुणनफल आएगा 11,232। तो इसको लिख लेते हैं 11,232 माइनस 40/100 गुने 100। इसको कटाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15 बचेगा 3 और 7 5 7 35 बचेगा 2 5 5 25, 5 दूनी 10। फिर कटाते हैं इसको 5 से, तो 5 7 35 2 5 25 और ये हो जाएगा 20 25 100। फिर 5 से कटाते हैं 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 कम 5 5 25 15 5 75। ठीक है, तो ये हो गया 15 गुने 1232/8। 8 से कटाते हैं, 8 एकम 8 दूनी 16, हाँ 8 एकम 8 बचेगा 4, 3 8 5 40 और चौके 32। तो ये पूरा कट गया, तो 15 गुने 154 हमारा आंसर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 5 75, 6 81 के 1 हासिल 8, 15 कम 15 8
2310 रुपये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस तरह के प्रश्न को लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर 3 है तो x² + 1/x² क्या होगा। इसको सीधा स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x बराबर 9। a + b का होल स्क्वायर पे मैंने खोल दिया है। x² + 1/x² बराबर x से x कैंसिल, 9 में से 2 गया 7, हमें 7 आंसर हो जाएगा। अब सीधा फॉर्मूला लगा कर सकते थे लेकिन बेसिक ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट है, 200 मीटर की दौड़ को a तथा b क्रमशः 22 सेकंड तथा 25 सेकंड में पूरा करते हैं। जब a दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो b उससे कितनी दूरी होगा। तो देखिए b 25 सेकंड ले रहा है, इसका मतलब रेस कौन जीत रहा है, a जीत रहा है, यानी a पहले पहुंच रहा है और b उसके बाद पहुंच रहा है, 3 सेकंड बाद पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की गति निकालेंगे। b की गति क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, समय कितना ले रहा है 25, तो 25 से 8 है 200, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से b दौड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए कितने सेकंड पहले a पहुंच गया है, 22 सेकंड, यानी ये मान लीजिए रेस ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पे a पहुंच गया है और यहाँ पे अभी कहाँ है b, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3 सेकंड के बराबर होगा। 3 सेकंड के बराबर होगा। 3 सेकंड किसके बराबर होगा, 3 b ले रहा है 3 सेकंड जाने में वहाँ पे, क्योंकि दोनों 22वें सेकंड में दोनों a यहाँ पे पहुँच जाएगा और b यहाँ पे होगा, 25वें सेकंड में b यहाँ पे पहुँचेगा। तो 1 सेकंड में 8 मीटर चल रहा है तो 3 सेकंड में कितना होगा, 24 मीटर का इनके बीच का गैप होगा। तो आंसर कितना हो गया, 72 का a। नेक्स्ट है, यदि किसी आयताकार भूखंड का 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। आयताकार भूखंड है तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहला लेंथ है L1, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो L1 20 है तो उसमें वृद्धि कितना हुआ है, 1 यूनिट का हुआ है, यानी कि L2 कितना हो गया हमारा, 21 हो गया। B1 कितना है, 10 है, उसमें कमी कितना हुआ, 1 का, यानी B2 जो हो गया 9 हो गया। तो क्षेत्रफल L1 लंबाई गुने चौड़ाई होता है, पहला क्षेत्रफल Δ1 कितना होगा, 200 होगा, और इसमें Δ2 कितना होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 होगा। ठीक है, हमें प्रतिशत में वृद्धि या कमी पूछा है तो साफ दिख रहा है कि कमी हुआ है, तो 200 में से 189 घटाएंगे तो ये होगा 11, राइट, 11 होगा। किसके सापेक्ष में, 200 के सापेक्ष में, गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 5.5% की कमी हुई है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 56 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। यहाँ पे ये 5:6 है, ना कि 56 है, अनुपात साफ साफ बोला है। दो संख्याएं 5:6 में है, मान लेते हैं a और b दो संख्या है, ये 5:6 के अनुपात में है, तो a बराबर कितना होगा 5x एंड b बराबर कितना होगा 6x। ये x क्या होता है, यही महत्तम होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जो होता है ये को प्राइम नंबर का अगर कंसेप्ट आपने पढ़ा है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि a बराबर हमारा होगा 5 गुने 4, ये 20 हो जाएगा, और b बराबर होगा 6 गुने 4, 24 होगा। 24 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, हमें लघुत्तम निकालना है, तो ये आता है 120, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि दो अंकों को किसी संख्या, उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 हो तो संख्या के दोनों अंकों का अंतर बताइए। देखिए, दो अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर। मान लेते हैं पहली संख्या जो है 10x + y है, अब इसे हमने पलट के कर दिया 10y + x। ठीक है, 10x + y का मतलब है कि यदि x और y का मान रखेंगे आप तो ये लगभग ऐसा आएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन 2 डिजिट का आप समझ लीजिए, और ये 10y + x है, इसको उलट दिया हमने, इनके बीच का अंतर दिया है हमें 27। ठीक है, तो घटा लेते हैं, तो ये कितना हुआ, 10 में से x गया 9x, और y में से
-10 जाएगा तो -9y बराबर 27 होगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 3 होगा। 9 कॉमन है, कटा देंगे। x माइनस वाई बराबर 3। और यही हमें क्या पूछ रहा था? दो संख्याओं के दोनों अंकों के अंतर बताइए। तो अंकों के अंतर क्या हो गया? 3 हो गया। आंसर हो गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है? 2/3 क्या होगा? 0.66। इससे छोटी नहीं यानी इससे बड़ी ढूंढनी है। तो ये कितना होगा? 7/12 को 12 पचे 12 छक 72 यानी कि 12 पचे 60 होगा। ये छोटी है ऑलरेडी, हटा देते हैं इसको। 11/18 तो 110/18 लिख देते हैं इसको। 2 9 18, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 9 छका 54, बचेगा 1 0, 9 1 9, ये भी छोटा है। 9/15 को लिख सकते हैं 3/5, ये 0.60 हो जाएगा एग्जैक्टली। 17/24 बचा है, तो इसको कटा के देखते हैं। 12 दूनी 24 और 85 दूनी 70, तो 12 सत्ते 84 यानी कि 7 बार में जा रहा है, यानी ये बड़ा है। तो आंसर हो गया 76 का डी। नेक्स्ट है, हमें इसका मान निकालना है, क्या होगा? तो देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं, प्लस 48 को 16 × 3 लिख सकते हैं, बटे में 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, प्लस 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। अब देखिए ऊपर 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा, तो ये हो गया 4√2। 16 का स्क्वायर रूट 4√3। नीचे क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट 2√2 और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2√3। ऊपर कॉमन लेंगे 4 तो √2 प्लस √3 होगा, और नीचे 2 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस √3 होगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4/2 बराबर 2। आंसर ए हो जाएगा। रूट 0.4 का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको लिख देंगे 4/10। ठीक है, 4 का हमें पता है, स्क्वायर रूट 10 का नहीं पता है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 होगा, बटे में √10। चूँकि बटे में जो भी 10 का आएगा उसको 2 से भाग देंगे तो हमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए ये तरीका हम अपने ही अपनाएंगे। हम क्या करेंगे? ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 100, तो ये होगा √40 बटे में 10। अब हम 40 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अगर आपने ये विधि पढ़ा होगा, 6 के 36, 6 6 12, ये 36 होगा। ये नीचे 4 0 कितनी बार में जाएगा? 2 0 ऊपर से आएगा, तो ये हो जाएगा 12 36, 3 बार में जा सकता है। तो 3 के 9, 12 36 यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में आ रहा है डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 30 मीटर लंबे एवं 16.5 मीटर चौड़े आंगन के फर्श में पत्थर डलवाने के लिए पत्थर के कितने टुकड़े चाहिए यदि पत्थर की माप 2.5 मीटर × 2 मीटर हो? तो सीधा क्या करना है? 30 गुने 16.5 मीटर आंगन का क्षेत्रफल दिया है, और इसमें एक पत्थर के क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे तो टोटल पत्थर का संख्या निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 0.5, 5 6 के 30, 2 तिहाई 5 दूनी 10 करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 1 आएगा, और ऊपर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, 16 6 96, 3 99.0 और नीचे आएगा 1.0, यानी कि ये 99 हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बी ए से 3 वर्ष बड़ा है एवं सी से 3 वर्ष छोटा है। तो देखिए 3 लोग हैं, ए बी और सी। बी का मान लेते हैं आयु x है। ये ए से 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ए का मान होगा x - 3। बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब है ए बी से 3 वर्ष छोटा है। उसी तरह बी सी से 3 वर्ष छोटा है का मतलब है कि सी बी से 3 वर्ष बड़ा है। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात ए एवं सी की उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात ए की उम्र क्या होगी? x - 3 + 3, और सी की उम्र क्या होगी? x + 3 + 3, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये x और ये x + 6। अब कह रहा है कि इनका अनुपात 4:5 है, यानी x/x + 6 बराबर दिया है हमें 4/5। मल्टीप्लाई करते हैं, 5x बराबर 4x + 24, तो x बराबर हमें क्या मिल गया? 24, यानी b का आयु क्या होगा? 24 होगा।
ए का क्या होगा 21 होगा और सी का क्या होगा 27 होगा और तीनों का योगफल कितना होगा 3x के बराबर होगा। तो 24 या 72 इनका आयु का योगफल हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। 5 क्रमागत संख्या है, ये ध्यान रखना है। देखिए पहली संख्या x होगी, दूसरी x+1 रख लीजिए और x+2 रख लीजिए, इसके पीछे x-1 और इसके पीछे x-2 रख लीजिए। तो क्रमागत है, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ रहा है और इसमें भी 1 बढ़ रहा है। इन सब का योगफल दिया है 270। तो जोड़िए 1 2 3 4 5x है और ये 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 5x बराबर 270। तो x बराबर 50 25, 2 पंचों के 20 54। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 54 में से 1 गया 53 और पांचवी संख्या ये x+2 है तो 54 + 2 56। इनका योग पूछ रहा है तो 53 + 56 6 3 9 5 5 10 109 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और बी का अनुपात दिया है 4:5 और उनके वर्गों का अंतर 81 दिया है। ए और बी का अनुपात दिया है 4:5, इनके वर्गों का अंतर। तो मान लेते हैं ए हमारा कितना है 4x है, बी कितना है 5x है। ए का स्क्वायर कितना होगा 16x² और बी का स्क्वायर कितना होगा 25x²। तो अंतर, तो 25x² - 16x² बराबर हमें दिया है 81। ये हो जाएगा 25 में से 6 गया 16 गया 9x² बराबर 81, 9 9 81, तो x बराबर हो गया 3। तो a का मान हमें पूछा है तो a का मान क्या होगा, यहाँ 3 रख देंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/9 तथा 4/15 के व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम निकालना है। तो 2/9 का व्युत्क्रम क्या होगा 9/2 होगा। 4/15 का व्युत्क्रम क्या होगा 15/4 होगा और इनका योग निकाल के फिर उसका व्युत्क्रम निकालना है। तो योग निकालते हैं 4 2 दूनी के 4 9 दूनी 18 + 15 18 × 5 = 23 10 33/4 और इनका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 4/33। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है एक टंकी को भरने के लिए 2 नल हैं जबकि तीसरा उसे खाली करने के लिए है। जब तीसरा नल बंद है तो वे उसे क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर देते हैं। मान लेते हैं ए बी और सी 3 नल हैं, सी खाली करने वाला नल है। ए 10 मिनट में भर देता है, बी 12 मिनट में भर देता है। ये हो गया टोटल टाइम और ये एफिशिएंसी। यदि तीनों नल खुले हैं तो वे 15 मिनट में भर जाती है, यानी ए प्लस बी माइनस सी भर दे रहा है 15 मिनट में। इनका एलसीएम लेंगे तो होगा 60, ठीक है। 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। तो ये कितना हो गया 6 5 11, 11 में से 4 जाएगा तो सी का एफिशिएंसी निकल गया हमारा 7। तो हमें पूछ रहा है टंकी कितने समय में खाली होगी। तो टोटल 60 यूनिट है तो 60/7, तो ये 9 7 7 8 56, 56 पूर्णांक मतलब 8 मिनट 4/7 सेकेंड, 4/7 मिनट। 4/7 को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 240/7। तो 17 21 बचेगा 3 0, तो 7 चौक 28 बचेगा 2 0 7 दूनी 14, यानी कि 8 मिनट 34 सेकेंड हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य अगर मान लेते हैं 100 है, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, तो क्रय मूल्य कह रहा है कि उसका 80% है यानी कि 80 है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत निकाले। तो बट्टा किस पे देंगे, अंकित मूल्य पर देंगे। तो 100 का 12% हटा देंगे तो कितना बचेगा 88 बचेगा। तो लाभ कितना हुआ 80 रुपये का चीज़ था 88 में बेच रहा है तो लाभ हुआ 8 का, 8/80 × 100, 8 × 10 = 80, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10% का लाभ हो रहा है उससे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।